स्कूल ऑफ मैजिक सीज़न 2 स्टोरीज एस्केच में आपका स्वागत है। आज का जो टाइटल है वे जनजातियां जो थोड़े संघर्ष के कारण एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध छेड़ देती हैं। रेत के टीले मूलतः गहरे काले लाल रंग के जहरीले बिच्छुओं से भरे हुए थे। ये बिच्छू आग की लपटें छोड़ रहे थे, फिर भी लपटें वास्तव में आसपास के तापमान को गिरा रही थी। यह स्पष्ट था कि वे आसान काम करने वाले समूह नहीं थे। पॉइजन फायर बिच्छू, ये चीजें सबसे मित्रतापूर्ण प्राणी भी नहीं है, जियांग फूट फूट कर बोला। सैंडफियर फॉक्स और पॉइजन फायर स्कॉर्पियन दोनों ही संख्या चौंकाने वाली थी, और उनका ऑरा को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से केवल कुछ कमजोर सर्वेंट लेवल के प्राणी नहीं थे। यहाँ तक कि युद्धस्तर के जीव जिन्हें समूह ने जंगल में देखा था, वे रेगिस्तान में डीमन प्राणियों की दो जनजातियों की तरह उतने क्रूर नहीं थे। यहाँ क्या हो रहा है? आहन को तुरंत बुरा लगा। वह डीमन प्राणियों की दो जनजातियों के बीच अपना सिर आगे पीछे घुमाता रहा। मुझे मत बताओ कि वे दोनों दिशाओं से घेरने जा रहे हैं, जियांग ने कहा। रेणु ने अपना सिर हिलाया और कहा, सैंडफियर फॉक्स हमें बिल्कुल भी निशाना नहीं बना रहे हैं, और ना ही पॉइजन फायर स्कॉर्पियन। आदर्श ने करीब से देखा और महसूस किया कि सैंड फायर फॉक्स वास्तव में पॉइजन फायर स्कॉर्पियन के साथ गतिरोध कर रहे थे। दूसरे शब्दों में, सैंड फायर फॉक्स शुरू से ही पॉइजन फायर स्कॉर्पियन से मुकाबला करने के लिए यहाँ थे। सहारा रेगिस्तान वास्तव में दुनिया की सबसे डरावनी जगह है। यहाँ तक कि शैतान प्राणी भी किसी विवाद को निपटाने के लिए अपनी पूरी जनजाति को एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए ले आते हैं। यह स्पष्ट है कि वे हमारे अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें इस जगह से हट जाना चाहिए और उन्हें युद्ध के लिए कुछ जगह देनी चाहिए। यह प्रत्येक पक्ष पर डीमन प्राणियों का एक समूह मात्र नहीं है, यह लगभग दो समूहों के बीच युद्ध जैसा है, आहन ने कहा। वहाँ 1000 से अधिक सैंडफियर फॉक्स थी। जियांग ने उल्लेख किया था कि ये सैंडफियर फॉक्स सबसे मजबूत योद्धा लेवल के प्राणियों में से एक थे, जिसका अर्थ है कि 10,000 सर्वेंट लेवल के जीव भी उनके सामने कुछ भी नहीं थे। सैंडफियर फॉक्स का झुंड एक शक्तिशाली जनजाति थी। इसी तरह पॉइजन फायर बिच्छू भी एक शक्तिशाली जनजाति का हिस्सा थे। उनका ऑरा और उनकी संख्या दोनों सैंडफियर फॉक्स के बराबर थी। डीमन प्राणियों की दो जनजातियों के बीच खड़े 5 मनुष्य मूलतः रूप से क्रमशः लाल और गहरे भूरे रंग की दो ऑराओं को एक दूसरे से टकराते हुए महसूस कर सकते थे। हवा ने चौंका कर रेत आसमान में उड़ा दिया। आसमान का रंग धीरे धीरे बदल गया और हर जगह गर्जना गूंजने लगी। डीमन प्राणियों के दो कबीलों के बीच फंसे 5 मनुष्य बिल्कुल असहाय और उत्तेजित लग रहे थे। आमतौर पर दो टकराने वाली सेनाओं के बीच जो तीसरा पक्ष खड़ा होता है, वह आमतौर पर झगड़े में मध्यस्थता करने के लिए मौजूद होता है। दुर्भाग्य से आदर्श और उसका दल डीमन प्राणियों की दो सेनाओं के सामने छोटे कीड़े की तरह थे। एक बार जब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, तो वे मूल रूप से कुचले जाने वाले थे। हम कबीलों के बीच युद्ध में फंस गए हैं। हम बुरी स्थिति में हैं, क्योंकि इस तरह के युद्ध में आमतौर पर दोनों पक्षों द्वारा बाहरी लोगों को निशाना बनाया जाता था। युद्ध शुरू होने से पहले हमें कहीं और चले जाना चाहिए। यदि हम और अधिक संकोच करते हैं, तो जब दोनों सेना एक दूसरे से टकराएंगी तो हम व्यर्थ ही मर जाएंगे, आहन ने कहा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर हम रुके रहे तो हम गहरे संकट में हैं। नंदिनी का आत्मविश्वास भी खोने लगा। नहीं, किसी भी तरह से नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। मैं उन्हें मानसिक तत्वों से विचलित कर दूंगी ताकि वे हमें नजरअंदाज कर दे और बस अपने दुश्मन से लड़े, रेणु ने कहा। रेणु अपने शब्दों पर कायम रही। उन्हें रेगिस्तानी भूल भुलैया के अंदर नहीं जाना चाहिए। रेणु जी कितनी दृढ़ थी, यह देखकर समूह ने आगे कुछ नहीं कहा। रेणु ने अपनी आंखें बंद कर ली और स्पिरिट रिपल छोड़ना शुरू कर दिया। यदि सैंडफियर फॉक्स और पॉइजन फायर बिच्छू की नज़र केवल अपने दुश्मनों पर होती, तो वह आसानी से डीमन प्राणियों को उनसे बचने के लिए धोखा दे सकती थी। रेणु अपने मानसिक एलिमेंट का उपयोग करने ही वाली थी कि उसकी आत्मा की लहर दोनों तरफ से जबरदस्त जानलेवा इरादे और नफरत से चकनाचूर हो गई। रेणु का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आश्चर्य से दोनों तरफ आगे पीछे देखा। क्या हुआ? नंदिनी ने पूछा। उनकी संख्या बहुत अधिक है, उनकी संयुक्त नफरत बहुत प्रबल है। मेरा मानसिक जादू उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से सीधे तौर पर टूट रहा है, रेणु ने कहा। तब हमें क्या करना चाहिए?
चलो बस चले जाओ, नहीं तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। यह डीमन प्राणियों की दो जनजातियों के बीच युद्ध है। अगर हम बीच में फंसे रहे तो हम एक भयानक मौत मरने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ हम अपनी स्थिति पर कायम हैं और सैंडफियर फॉक्स और पॉइजन फायर बिच्छू दोनों को मार देते हैं। जो हमारे पास आने का साहस करते हैं हम उन सभी को मार डालेंगे, आदर्श ने सख्ती से घोषणा की। यह जानते हुए कि एक कठिन लड़ाई होने वाली थी, आदर्श ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को बुलाया। वास्तव में स्विफ्ट स्टार वुल्फ की वर्तमान ताकत के साथ वह केवल 4 या 5 सैंडफियर फॉक्स या फायर स्कॉर्पियन का मुकाबला कर सकता था, क्योंकि वह भी योद्धा लेवल पर था। आखिर हम इस झंझट में पड़े कैसे? एक जनजातीय युद्ध। मुझे कहना होगा मैं पहली बार डीमन प्राणियों की दो जनजातियों के बीच युद्ध देख रहा हूँ। मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि वह कितना महाकाव्य होगा। जैसा कि सहरा रेगिस्तान से अपेक्षित था, हम रेगिस्तान में गहराई तक जाने से पहले ही एक जनजातीय युद्ध में फंस चुके हैं। एडवांस लेवल से नीचे के सदस्यों वाली कोई भी टीम क्षेत्र में कदम रखते ही मूल रूप से नष्ट हो जाएगी, जियांग बड़बड़ाया। मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस मैजिशियनों को भी जीवित रहने में परेशानी होगी। जब वे बात कर रहे थे, सैंडफियर फॉक्स और पॉइजन फायर बिच्छू के बीच गतिरोध अपनी सीमा तक पहुंच गया था। पॉइजन फायर स्कॉर्पियन अपने अटैक शुरू करने वाले पहले जीव थे। सेडान के आकार के जहरीले लाल बिच्छू हवा में उछले और सैंडफियर फॉक्स के साथ रेंगते हुए रेत के टीलों पर भारी मात्रा में उतरे, जिससे रेत के बड़े टुकड़े हवा में उड़ गए। वहां मत आओ जहां हम हैं, वहां मत आओ जहां हम हैं। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारे पास मत आओ, फिर भी तुम आ रहे हो। दूर जाओ। आदर्श ने अपना सिर उठाया और 2 फायर पॉइजन बिच्छुओं को अपने ऊपर उतरते देखा। पॉइजन फायर स्कॉर्पियन में उल्लेखनीय ताकत के साथ उत्कृष्ट कूदने की क्षमता भी थी। यह स्पष्ट था कि उनमें से कुछ आदर्श और उसके चालक दल की स्थिति पर उतरेंगे जब उनमें से कई एक ही समय में हवा में उछले। टेलीकिनेसिस। आदर्श की आंखों का रंग बदल गया। हर चीज को नियंत्रित करने की शक्ति वाली तेज चांदी ने 2 जहर वाली आग वाले बिच्छुओं को फेंक दिया, जो सैंडफियर फॉक्स पर अपनी दिशा में छलांग लगा रहे थे। रेत में सिर झुकाने के बाद 2 पॉइजन फायर स्कॉर्पियन अपना सिर हिलाते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए और आदर्श को घूर कर देखा। शुरू में 2 पॉइजन फायर स्कॉर्पियन ने मनुष्य को केवल छोटा प्राणी माना। वे बस महत्वहीन छोटे प्राणियों पर लौटेंगे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ। ये छोटे कीट वास्तव में काफी अटैकात्मक थे। जहरीले फायर बिच्छुओं ने चिल्लाकर कहा, मानो वे अपने साथियों को संकेत दे रहे हो कि कुछ कीट उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जल्द ही पॉइजन फायर स्कॉर्पियन का एक दल उनकी दिशा में बढ़ने लगा। यह स्पष्ट था कि पॉइजन फायर स्कॉर्पियन उन्हें बाहर निकालने की योजना बना रहे थे। दल के पास लगभग 18 पॉइजन फायर बिच्छू थे। उनके पैर बेहद शक्तिशाली थे, जो मशीनों की तरह रेत में गिर रहे थे। जब वे तेजी से आगे बढ़ते तो वे रेत को हवा में उछाल देते। उनके तेज पैर तेज गति से उस जगह पर फिसल गए जिससे जमीन पर गहरे गड्ढे हो गए। उनकी तेज गति की आवाज काफी डराने वाली थी। जब वे रेत के टीले के टॉप पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी उग्र लाल बिच्छू की पूंछ उठाई और समूह पर छुरा घोंपना शुरू कर दिया। लाल डंक गहरे लाल उल्काओं की तरह आगे बढ़े। जब 10 से अधिक पॉइजन फायर स्कॉर्पियन ने एक साथ अटैक किया तो स्विफ्ट स्टार वुल्फ, जो शुरू में अपनी ताकत दिखाने की योजना बना रहा था, तुरंत आदर्श के पीछे छिप गया। हमले ऐसे नहीं थे कि स्विफ्ट स्टार वुल्फ सीधे मुकाबला कर सके। आखिरकार उसके लेवल के आसपास 1 दर्जन जहरीले फायर वाले बिच्छू थे। मेरी बारी। आहन आगे बढ़ा। जब लाइट डिफेंस का उपयोग करने की बात आई तो वह एक एक्सपर्ट था। 4 प्राचीर प्रकट हुए और टीम को घेर लिया। आहन के लाइट सीड की दौड़ और लकड़ी के क्लैपर के प्रभाव ने आहन के इंटरमीडिएट स्पिल की डिफेंस को और बढ़ा दिया। गहरे लाल रंग की उल्काएं प्राचीर पर उतरी। भले ही स्टिंगर्स तह पर चिपके हुए थे, वे मोटी रक्षा को भेदने में विफल रहे। पॉइजन फायर स्कॉर्पियन के हमले इतने सरल नहीं थे। उन्होंने अपना मुंह खोला और जहरीली लपटें छोड़ने लगे। आग की लपटों ने रेत के टीले के ऊपरी हिस्से में आग लगा दी। आश्चर्यजनक रूप से आग की लपटों में कोई गर्मी नहीं थी। वे झुलसने वाले नहीं थे, बल्कि हड्डियों को कंपा देने वाली सर्दी थी। यह कैसी आग है? यहाँ बहुत ठंड है। ऐसा लगता है जैसे वाटर स्पिल वास्तव में उनके खिलाफ प्रभावी नहीं है। बिना गर्मी की आग से पानी कैसे मदद करेगा? इसके बजाय लाइट का प्रयोग करें। कैसी रोशनी!
मैं जाऊंगा और उन्हें बाहर निकालूंगा। अपनी संरचना में बने रहे, अपने स्थान से ना हिलने का प्रयास करे। आदर्श हमेशा की तरह गर्म स्वभाव के थे। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वे बिना गर्मी के आग उगल रहे थे। क्या इसके बजाय वह उन सभी को बाहर नहीं निकाल सकता था? आदर्श हवा में उछल गया। जब वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचा तो पर्पल ब्लैक लाइटनिंग का एक झटका उसके शरीर से होकर गुजरा। आदर्श ने लाइटनिंग की चमक के साथ आसमान से जमकर गोलाबारी की। वह एक स्टंप के साथ उतरा जिससे दो जहरीले फायर बिच्छू के चारों ओर लाइटनिंग के आर्क एक साथ विशाल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। पंचर बोर्ड के साथ पीछा करने से पहले लाइटनिंग ने प्राणियों को पंगु बना दिया। लाइटनिंग की चमक आदर्श के नियंत्रण में दो जहरीली आग वाले बिच्छुओं के लाल रंग के गोले को भेदते हुए उनके ऊपर से गुजर गई। दोनों जहरीली आग वाले बिच्छू जमीन पर गिर गए और हवा में काला धुआं उठने लगा। आदर्श ने उन पर अतिरिक्त नजर नहीं डाली। वो आगे बढ़ने वाला था और शेष पॉइजन फायर बिच्छुओं को बाहर निकालने वाला था। लेकिन वह तब आश्चर्यचकित रह गया जब उसे पता चला कि दो मृत पॉइजन फायर बिच्छू गायब हो चुके थे और अपने पीछे दो छेद छोड़ गए थे। अब तक मरे नहीं, आदर्श शौक था। इन जहरीली आग बिच्छुओं की जीवन शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। आमतौर पर योद्धा लेवल के प्राणियों के खिलाफ लड़ते समय उसे एडवांस पिलों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं होती थी। एक 4 स्तरीय लाइटनिंग का प्रहार और कुछ अन्य लाइटनिंग के स्पिल एक योद्धा स्तर के प्राणी को मारने के लिए पर्याप्त थे। आदर्श, अपने नीचे देखो, नंदिनी उस पर चिल्लाई। आदर्श ने अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसके पैरों के नीचे की रेत हिल रही है। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि उसके चारों ओर 10 मीटर से अधिक चौड़ा रेत का एक क्षेत्र बन रहा है। चलती रेत उसे गड्ढे के केंद्र की ओर धकेल रही थी, जहां दो झुलसे हुए जहरीले आग के बिच्छू अपना मुंह खोलकर आदर्श का इंतजार कर रहे थे, जैसे एक विशाल मकड़ी के जाले पर अपने शिकार का इंतजार कर रही हो। आदर्श ने भौहें चढ़ा दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि पॉइजन फायर स्कॉर्पियन सीधे उसके अटैक को प्राप्त करने के बाद पलटवार करने में सक्षम होंगे। यदि केवल 2 पॉइजन फायर स्कॉर्पियन से निपटना इतना मुश्किल था तो उनके समूह को डेमन प्राणियों की 2 जनजातियों के बीच इस तरह की अराजक लड़ाई के बीच जीवित रहने में वास्तव में समस्या हो सकती है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल 6th लेवल की शैडो बाइट। मुझे जिंदा खाने की कोशिश करे हो, ऐसा ही हो। आदर्श ने संघर्ष नहीं किया जिससे बहती रेत उसे 2 जहरीले फायर बिच्छुओं की ओर खींचने लगी। चूंकि आदर्श पॉइजन फायर स्कॉर्पियन के उस तक पहुंचने के लगभग काफी करीब था, उसकी आंखें जलती हुई मशालों की तरह चमक रही थी। रेत के केंद्र में एक शानदार फायर पिलर आकाश में उगाया। भीषण विस्फोट ने 2 पॉइजन फायर स्कॉर्पियन को आकाश में फेंक दिया, क्योंकि वे भीषण आग की लपटों में जल गए थे। शायद इसलिए कि जहरीली आग के बिच्छू अग्नि प्रकार के प्राणी थे। फायर पिलर ने उन्हें तुरंत नहीं मारा। आदर्श ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पॉइजन फायर स्कॉर्पियन की दिशा में पकड़ लिया। एक सिल्वर रोम्बॉइड ने पॉइजन फायर स्कॉर्पियन को संपीड़ित करना शुरू कर दिया। प्रचंड शक्ति ने तुरंत उन्हें कुचलकर कीमा बना दिया। उनके शंख, पिताशय का रस और रक्त आकाश से गिरे। आदर्श ने आखिरकार 2 जहरीले आग वाले बिच्छुओं को बाहर निकाल दिया। उसके बाद उसे सहारा रेगिस्तान में डीमन प्राणियों की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। डीमन प्राणियों की प्रत्येक जनजाति में 1000 से अधिक सैनिक शामिल थे। सौभाग्य से सैंडफियर फॉक्स और पॉइजन फायर स्कॉर्पियन पहले ही एक दूसरे से टकरा चुके थे। यदि वे वास्तव में मनुष्यों के छोटे समूह को निशाना बना रहे होते तो वे कुछ ही मिनटों में अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो जाते। आदर्श, अभी वापस आओ, उसके ऊपर से राणु की आवाज आई। आदर्श ने अपनी नजरें उठाई और देखा कि 3 सैंड फायर फॉक्स और 5 पॉइजन फायर स्कॉर्पियन रेत के टीले पर लड़ रहे थे, जहां रेणु थी। हालांकि किसी कारण से इन प्राणियों की नजर अचानक रेणु पर टिकी। हिलना मत, मैं उनका ख्याल रखूंगा, आदर्श ने कहा। अपने पदों पर बने रहना रेगिस्तान की भूल भुलैया से बाहर निकलने की उनकी एकमात्र आशा थी। इसलिए आदर्श डीमन प्राणियों को रेणु को उसके पद से हटने के लिए मजबूर नहीं करने देगा। वह ब्लैक शैडो में बदल गया। डार्क नोबल मेटल के प्रभाव के कारण उसकी शैडो अविश्वसनीय रूप से अप्रत्याशित और तेज थी, जैसे कोई फुर्तीला शैडो पक्षी किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना उड़ रहा हो। जब वे रेत के नीचे फंसे हुए थे, आदर्श ने फ्लाइंग शैडो को मजबूत करने के लिए लिटिल ब्लैक पेंडेंट में सभी सोल एसेंस का उपयोग किया था। दूसरे शब्दों में आदर्श की फ्लाइंग शैडो अब 5th लेवल की थी।
डार्क नोबल मेटल प्राप्त करने के बाद आदर्श को पता चला कि यह उसकी भागती हुई शैडो को मजबूत करने में सक्षम था। मजबूत करने वाले प्रभाव तब भी काम करते थे जब उन्होंने डार्क नोबल मेटल नहीं पहना हुआ था। यह मैजिक इक्विपमेंट्स की एक निष्क्रिय क्षमता की तरह था। इस प्रकार आदर्श की भागती हुई शैडो मूल रूप से 6ठे लेवल का स्पेल था। 6th लेवल की फ्लाइंग शैडो को शैडो बर्ड भी कहा जाता था क्योंकि उसका रूप और गति सामान्य फ्लाइंग शैडो से बहुत भिन्न थी। वास्तव में भले ही आगे का क्षेत्र पूरी तरह से दुश्मनों से भरा हुआ है, आदर्श आसानी से खुद को एक शैडो पक्षी में बदल सकता है और तेजी से दुश्मन की रेखा को पार कर सकता है। अगर उसने इसे टाइम स्टैटिस के साथ जोड़ दिया तो उसे गोलियों की बारिश से बचने में उतना ही आसान होने का भरोसा था जितना कि पार्क में टहलना। ऐसा कहा जा रहा है अगर आदर्श ने निक्स रिज्म को कास्ट किया और डार्क नोबल मेटल को बुलाया तो यह फ्लाइंग शैडो को 2 और स्तरों तक मजबूत कर देगा, इसे 8th लेवल के बेसिक स्पेल में बदल देगा। कई लोगों के लिए 4th लेवल का मैजिक करना पहले से ही असाधारण था। हालांकि 6th लेवल के स्पेल स्वाभाविक रूप से अपने प्रभावों को एक दूसरे के ऊपर जमा करने में सक्षम थे, लेकिन आदर्श की तरह 8वें लेवल के बेसिक स्पेलों में प्रभावों को जमा करना बेहद दुर्लभ था। सच तो यह था कि आदर्श ने वास्तव में इंटरमीडिएट स्पेल जायंट शैडो स्पाइक्स को मजबूत करने पर विचार किया था, लेकिन डार्क नोबल मेटल के विशेष प्रभाव तब अधिक स्पष्ट थे जब वह फ्लाइंग शैडो को कास्ट कर रहा था। विशाल शैडो स्पाइक्स अब इसे मूल जादू से कमजोर हो सकता है। शैडो बर्ड के रूप में आदर्श की शैडो में वास्तव में 4 परतें थी। दूसरे शब्दों में यदि आदर्श चाहे तो वह दुश्मन को भ्रमित करने के लिए शैडो को 3 अन्य शैडो बर्ड्स में विभाजित कर सकता है। हालांकि फिलहाल यह जरूरी नहीं था। आदर्श अपनी सबसे तेज गति से रेणु के सामने आया। शैडो एलिमेंट की एक मजबूत उपस्थिति तुरंत क्षेत्र पर मंडराने लगी। आदर्श ने अपना हाथ बाहर निकाला। धुएं जैसी काली ऊर्जा उसके सामने जमा होगी और तेजी से तेज ठंडे ऑरा के साथ कई विशाल शैडो स्पाइक्स में बदल गई। विशालकाय शैडो स्पाइक्स आगे बढ़े और उन्होंने 3 पॉइजन फायर स्कॉर्पियन को जमीन पर कीलों से ठोक दिया, जिससे वे स्थिर हो गए। सैंडफियर फॉक्स अपनी गति, चपलता और क्रूरता के लिए जाने जाते थे। ये जीव कुल मिलाकर पॉइजन फायर स्कॉर्पियन जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन वे बेहद चालाक थे। वे पॉइजन फायर स्कॉर्पियन की तरह लापरवाही से अटैक नहीं करेंगे क्योंकि वे सही समय पर अपने दुश्मन पर अटैक करते और घात लगाकर हमला करना पसंद करते थे। वे इलाके में तेजी से घूमते और अपनी धुंधली परछाइयों से दुश्मन को भ्रमित कर देते। एक बार जब वे किसी अंधे स्थान पर जाने में कामयाब हो जाते तो वे अपने पंजे बढ़ाकर दुश्मन की कमजोरियों पर निशाना साधते, जैसे कि तेज गहरे भूरे रंग की लाइटनिंग गिरती हो। 3 सैंडफियर फॉक्स रेणु का गला फाड़ने की कोशिश करी थी। सौभाग्य से उसके पास लाइट एलिमेंट भी था। इस प्रकार उसे डीमन प्राणियों को अस्थायी रूप से रोकने में कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि दुष्ट और चालाक डीमन प्राणियों ने उसे काफी डरा दिया था। वह पहले से ही 3 सैंडफियर फॉक्स से भयभीत थी। कल्पना कीजिए कि रेगिस्तान में लड़ रहे हजारों डीमन प्राणियों का सामना करते समय उसे कैसा महसूस होगा। उनमें से प्रत्येक एक घातक सैंडफियर फॉक्स था। विशालकाय शैडो स्पाइक्स, जंगली लाइटनिंग। आदर्श ने जायंट शैडो स्पाइक्स द्वारा सील किए गए प्रत्येक लक्ष्य को एक घातक झटका दिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने इन योद्धा लेवल के प्राणियों को एक सांस में नहीं मारा तो वे तुरंत क्रूरता से जवाबी अटैक करेंगे। आदर्श ने शैडो और लाइटनिंग के एलिमेंटों के स्पिलों को पूरी तरह से संयोजित कर लिया था, जिससे वह डीमन प्राणियों को तुरंत मारने में सक्षम हो गया। दुर्भाग्य से डीमन प्राणियों को तुरंत मारने के लिए उसकी लाइटनिंग अभी भी थोड़ी कमजोर थी। यदि केवल उनकी टीम में एक पॉइजन जादूगर होता, जहरीले ततैया डीमन प्राणियों के कवच को नष्ट कर सकते थे और वह आसानी से पीछा कर सकता था और एक ही लाइटनिंग के अटैक से प्रत्येक प्राणी को मार सकता था। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उसके पास सोल ग्रेड लाइटनिंग सीड हो तो वह उसे पसंद करेंगे। एक सोल ग्रेड लाइटनिंग सीड अपने लाइटनिंग स्पिलों की ताकत को 2 से 3 गुना बढ़ा देगा। आदर्श का थंडरबोल्ट अब 4th लेवल पर था। क्यानजुन का स्पेस कंपन प्रभाव अब उसके लिए उपयोगी नहीं था। अंत रेणु के आसपास के 8 डीमन प्राणियों की देखभाल करने में आदर्श को कुछ समय लगा। जब आदर्श नरसंहार कर रहा था तो ब्लैक पेंडेंट को यह बहुत पसंद आया क्योंकि वह अंततः आत्मा के सोल रेमनेंटों की दावत कर सकता था। यह न केवल अपने अंदर की दुनिया का और विस्तार कर सकता है बल्कि यह आदर्श को अधिक सोल एसेंस भी प्रदान कर सकता है। आदर्श, आपकी भागती हुई शैडो किस लेवल की है?
आप इस तरह कैसे घूम पा रहे हो? आहन ने पूछा। आदर्श ने अपनी सांसें पकड़ने के बाद जवाब दिया, 5th लेवल डार्क नोबल मेटल भी भागती हुई शैडो को मजबूत करने में सक्षम है, इसलिए यह मूल रूप से अपने 6th लेवल में है। अरे बकवास, क्या तुम दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो? 5th लेवल तक एक बेसिक मैजिक को मजबूत करने की लागत 100 बिलियन से अधिक है, आहन ने चिल्ला कर कहा। आहन को कम ही पता था आदर्श की गर्दन पर एक पागल खजाना था। ब्लैक पेंडेंट ना केवल सर्वेंट लेवल के सोल रेमनेंटों को मूल्यवान सोल एसेंस में अपग्रेड करने में सक्षम था, बल्कि यह योद्धा लेवल के प्राणियों के सोल रेमनेंटों को भी सोल एसेंस में अपग्रेड कर सकता था, जिसकी लगभग 20 बिलियन लागत थी। यदि कोई 4th लेवल से 5th लेवल तक अपना मैजिक मजबूत करने की योजना बना रहा था तो योद्धा लेवल के सोल एसेंस की आवश्यकता थी। जब आदर्श फ्लाइंग शैडो को 4th लेवल पर सुधार रहा था तो उसने 7 स्टार्स को सर्वेंट क्लास सोल एसेंस के साथ अपग्रेड किया था, और कुछ समय पहले उसने उन्हें योद्धा लेवल के सोल एसेंस के साथ फिर से अपग्रेड किया था। इस प्रकार मैजिक में सुधार हुआ था। 5th लेवल, लेकिन फिर भी कोई भी तर्कसंगत जादूगर 7 योद्धा लेवल के सोल एसेंस खर्च नहीं करेगा, जिनकी लागत एक बेसिक स्पिल को मजबूत करने पर 100 बिलियन से अधिक होगी। जब आदर्श ने आहन की शिकायत सुनी तो वह अवाक रह गए। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं मैं बेसिक स्पिल को मजबूत करने के लिए उनका उपयोग करना चाहता हूँ? वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ब्लैक पेंडेंट द्वारा अपग्रेडेड सोल एसेंस का उपयोग कर सकता था। इस प्रकार इस दर पर यह केवल समय की बात थी जब तक कि उसके पास 5th लेवल इंटरमीडिएट वर्तनी नहीं थी। 5th लेवल बेसिक वर्तनी की तो बात ही छोड़ दी। लिटिल फ्लेम बेले फायर एलिमेंट की देखभाल कर रही थी और वह पहले से ही काफी शक्तिशाली थी। हालांकि आदर्श को यह भी एहसास हुआ कि केवल फायर एलिमेंट को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना बुद्धिमानी नहीं थी। वैसे आदर्श भी अपने लाइटनिंग एलिमेंट में सुधार करना चाहता था। अब से आदर्श लाइटनिंग स्टार्स को मजबूत करने के लिए ब्लैक पेंडेंट द्वारा अपग्रेड सभी सोल एसेंस का उपयोग करेगा, ताकि वह जल्द से जल्द लाइटनिंग स्ट्राइक को 5th लेवल तक सुधार सके। वह थंडरबोल्ट को भी 5वीं लेवल में सुधारेगा। एक बार जब अंततः उसे सोल ग्रेड लाइटिंग सीड मिल गया, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, तो उसके लाइटनिंग स्पिल कितने भयानक होंगे। जब आदर्श को याद आया कि बहुत सारे स्टार्स अपग्रेड होने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उसने अपने आसपास योद्धा लेवल के प्राणियों को देखा, तो उसे तुरंत युद्ध की तीव्र लालसा महसूस हुई। यह स्पष्ट था कि सहारा रेगिस्तान में डीमन जीव अन्य स्थानों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। इसका मतलब यह भी था कि उनके सोल रेमनेंटों की गुणवत्ता भी काफी बेहतर थी। ब्लैक पेंडेंट लगभग 50 सोल रेमनेंटों के साथ एक सोल एसेंस अपग्रेड कर सकता है। जब उसे याद आया कि उसे अपने थंडरबोल्ट की 5th लेवल में सुधारने के लिए 1 अरब की कुल कीमत वाले 49 योद्धा लेवल के सोल एसेंस की आवश्यकता है, तो वह तुरंत जितने संभव हो उतने डीमन प्राणियों को मारने के लिए बाहर निकल गया। मेरे स्पिल पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन फेरी फिस्ट अपने क्षेत्र कवरेज के कारण बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला है। यह केवल प्राणियों के एक पूरे समूह को मुझ पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करेगा, आदर्श ने बड़बड़ाते हुए कहा। सैंडफियर फॉक्स पर लगातार 8 लाइटनिंग के अटैक उस प्राणी को उसकी अंतिम सांस तक छोड़ने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा सैंडफियर लोमड़ियां अविश्वसनीय रूप से चालाक थी। उन्हें स्थिर करना मुश्किल था। लाइटिंग डिजास्टर का उपयोग करके उन सभी को मिटा देना तो दूर की बात थी। अपनी संख्या के बावजूद वे समग्र रूप से घूमने फिरने में काफी अच्छे थे। ऐसा लगता है उन्हें एहसास हो गया है कि हम कितने उपद्रवी हैं। वे हमारे साथ खिलवाड़ करना शुरू कर रहे हैं, रेणु ने पुकारा। जब डीमन प्राणियों ने की 2 जनजातियां एक दूसरे से लड़ रही थी, तो 2 जनजातियों ने रेत के टीलों पर एक विशाल दल भी भेजा जहां टीम थी। यह स्पष्ट था कि डीमन प्राणी पहले कष्टप्रद मनुष्यों की देखभाल करने की योजना बना रहे थे। प्रारंभ में टीम एडवांस पिल देने में अनिच्छुक थी, क्योंकि इससे आसपास के डीमन प्राणी क्रोधित हो जाते। हालांकि यह देखने के बाद कि कितने योद्धा लेवल के जीव उनके पास आ रहे थे, उनके पास एडवांस पिलों का उपयोग शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी हिम्मत रखो, मैं अभी भी जवान हूं। मैं इस गंदगी भरे रेगिस्तान में मरना नहीं चाहता, आदर्श ने गंभीरता से कहा। हमें उन्हें रोकना होगा। उनमें से बहुत सारे हैं, कम से कम 100 जहरीले फायर वाले बिच्छू और 100 सैंडफियर लोमड़ियां भी। मुझे लगता है कि हमने सचमुच दोनों जनजातियों को पागल बना दिया है।
क्या हमें शुरुआत में ही सिर्फ एक जनजाति पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए ताकि दूसरी जनजाति वास्तव में हम पर अटैक ना करने का फैसला कर सके? आहन ने कहा। यह उचित लगता है। टीम में माहौल अचानक बदल गया। हर कोई इस बात पर सहमत था कि उन्हें वही करना चाहिए था जो आहन ने शुरुआत में सोच विचार कर रहा था। बकवास बहुत हो गई, उन सभी को मार डालो। ओह चार्ज! मैं इस तरफ का ध्यान रखूंगा। सदस्यों ने तुरंत डीमन प्राणियों के साथ युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया। कोई भी किसी और बात पर चर्चा करने के मूड में नहीं था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।